हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेज अशोक सर। हमने अपनी प्रश्नावली स्टार्ट की थी। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली एक हमने स्टार्ट की थी। प्रश्नावली एक अपनी थी वास्तविक संख्या। हमने सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी थोड़ी सी बातें हमने संख्याओं के बारे में की कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, इनके बारे में हमने बात की। फिर हमने कल बात की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कौन सी विधि से ज्ञात करना सीखा हमने? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखा। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखा। ठीक है, इनकी हमने बातें की। आज जो बातें करेंगे वो हम बातें करेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना दो संख्याओं का। आज इसी पर बातें रहेंगी, अभाज्य गुणनखंड पर। और कुछ स्पेशल बात है जो आपको इसमें याद रखनी है, वो आप नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखेंगे कि कोई भी दो संख्याओं, ये सिर्फ जो बात अब हम लिखने जा रहे हैं वो सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही लागू होगी। ठीक है, इन कोई भी दो संख्याओं के लिए ही लागू होगी। जैसे नोट करके लिखेंगे किन्हीं दो पूर्ण किन्हीं दो पूर्णांकों पूर्णांकों का का गुणनफल किन्हीं दो गुणा पूर्णांकों का गुणनफल उनके उनके एचसीएफ और और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल गुणनफल के बराबर गुणनफल के बराबर होता है। कैसे? मैं कह दूं मेरे पास दो संख्याएं, एक तो ए है और एक बी है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल एचसीएफ और उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम को जब गुणा करेंगे तो इनके बराबर होता है। ये आपको नोट लगा कि ये बात याद रखनी है। और ये केवल दो संख्याओं के लिए ही होता है। ये केवल दो संख्याओं के लिए ही होता है। दो से अधिक संख्याओं के लिए ये सही नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करें अपने प्रश्न की। हमने प्रश्न जो स्टार्ट किए थे अपनी प्रश्नावली के, उसमें से हमने पहले प्रश्न की बात कर ली थी। तो प्रश्न एक की हमने बात कर ली थी। हमने प्रश्न एक के बारे में पढ़ा था। अब आज हम जो बात करेंगे, हम प्रश्न नंबर दो की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे प्रश्न नंबर दो की। प्रश्न नंबर दो कहता है एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको और एलसीएम ज्ञात करना है। और जांच करनी है, जांच कीजिए। और जांच करनी है कि जो दी गई संख्याएं, संख्याओं को मैंने एक को ए कहा है, दूसरी को बी कहा है, का गुणनफल बराबर होगा अपने एचसीएफ गुणा एलसीएम के। इसके बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न नंबर दो। उसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला जो प्रश्न है वो है 26 और 91। 26 सॉरी 26 और 91। सबसे पहले हमें 26 और 91 जो दिया गया है उसका एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद में हमें जांच करनी है
ए गुणा बी बराबर होता है अपना HCF गुणा LCM। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब बात करें हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बात की थी पहले 26 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 13 दूनी 26 यानी 2 गुना 13 होगा, ये आप आसानी से कर सकते हैं। 91 का करेंगे, 91 का होगा 13 7 91, 7 गुना 13। फिर हमने HCF की बात की। HCF में मैंने कहा था जो भी कॉमन फैक्टर हो, यानी जो भी दोनों में हो वो लेंगे, लेकिन लिखना करें HCF हमने ज्ञात किया है किसका, 26 और 91 का। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में क्या है, इसमें भी 13 है और इसमें भी कितना है 13, तो लिखेंगे 13। अब क्या और कोई कॉमन है या उभयनिष्ठ है जो दोनों में हो, क्या है, नहीं। इसका मतलब अपना जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 13। फिर हमने बात की LCM की, 26 और 91 की। तो सबसे पहले वही लिखेंगे जो उभयनिष्ठ है, फिर जो बचेंगे वो लिखेंगे सब 2 गुना 7 अपने पास बचा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 13 गुना 7 दूनी 14। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42, 42 के 2 हासिल के 4, 14 और 4 18, 182 कितने हो जाएंगे 182। इसका HCF होगा, HCF तो 13 होगा, LCM कितना हो जाएगा 182। अब हम इस जांच करनी है क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के। तो मैंने कहा 26 गुणा 91 क्या बराबर होगा, HCF कितना आया 13 गुणा 182 के। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एक बार तो राइट हैंड साइड लेंगे और एक बार लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड LHS लेंगे तो LHS देखें तो कितना हो जाएगा अपना 26 गुणा 91। 26 को 91 से गुणा करेंगे तो देखें 26 गुणा 91 कर लें तो ये कितना हो जाएगा 26 गुणा 9 के 54, 4 हासिल के 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। तो ये आ जाएंगे आपके पास 23। ठीक है, 9 के 54, 5, 9 दूनी 18 और 5 23। ठीक है, ये आएंगे। अब हमें राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड की तरफ कितना है अपना 13 गुना 182। तो देख पा रहे होंगे कि 13 को गुना करेंगे 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल की 2, 13 अंटे 104, 104 और 2 106। और ये सॉरी 13 7 91, 13 दूनी 26। अच्छा यहाँ पर 6 था, सॉरी माफ कीजिएगा। 13 दूनी 26, 6 हासिल की 2, 13 अंटे 104, 106 हासिल के 10, 13 और 10 23। तो आएंगे कितने, देखो यहाँ से देख पा रहे होगे LHS बराबर क्या आ रहा है अपना RHS। LHS बराबर क्या है अपना RHS। यही हमें क्या करना था, जांच करनी थी कि जो दिया गया है वो A गुणा B बराबर है HCF गुणा LCM के। ठीक है, सबसे पहले आपको HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है, फिर आपको दिखाना है कि दोनों तरफ का जो गुणा होगा वो बराबर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसी में अगला प्रश्न है अपना 510 510 और LCM की बात 510 है एक तो, और दूसरी जो संख्या है अपने पास वो है कितनी 92। ये दो संख्या हैं। सबसे पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं 510
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर 5 का देंगे, पचम 25, 5 एकम 5, 13 7 93 और ये 3 का दे लें, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 7 21 17, 17 तिक्कावनिया 17। जो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने कितने आ गए अपने पास, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब किसके कर लेंगे, 92 के। तो 92 के कितने हो जाएंगे अपने पास, 92। सबसे पहले किसका देंगे, 2 का कितनी बार चला गया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 का देंगे कितनी बार, 23 बार, और 23 में किसका जाता है, 23 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 2 गुणा 23। तो यहाँ से HCF देखें, HCF कितना हो जाएगा, जो दोनों संख्याओं में क्या हो कॉमन हो, देखो यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो एक 2 आएगा। फिर क्या और कोई संख्या मिल रही है, नहीं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। LCM की बात करें तो इसका LCM कितना होगा, जो सबसे पहले उभयनिष्ठ है वो लिखेंगे, 2 हमने लिख लिया। उसके बाद में कितना बच गया, यहाँ से 3, 5 और 17। ऊपर से क्या बच गया, 3 गुणा 5 गुणा 17। अब नीचे वाली संख्याओं में क्या बच गया, 2 गुणा 23। तो यहाँ से लिख देंगे 2 गुणा 23। अब इन सबको गुणा करेंगे तो कितने आएंगे देखेंगे, 5 दूनी 10, 30, 30 दूनी 60, 60 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 0, 6 18, 8, 1, 6 दूनी 12 और 1 13। गुणा करने किससे कर लेंगे अब, 17 से। तो जब 17 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ से गुणा करना आसान रहेगा, कितना है, 1380 को हमें गुणा करना है 17 से। तो देखो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 17 अंटे 126। तो जब इसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6, 4 और 23, 23,460। ठीक है, ये होगा अपना क्या, बात करें तो ऐसे। अब हमें जांच करनी है हमें, ये तो इसका एक पार्ट हुआ, पहले दूसरे जो प्रश्न है उसका। अगर इसकी बात करें हम, अब हमें क्या करना है, जांच हमें करनी है अपने प्रश्न की। हमें अब जांच करनी है A इंटू बी बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM। ये हमें जांच करनी है। तो ये हो गया, सबसे पहले लिखेंगे क्या, 510 गुणा 92 बराबर होगा अपने पास 2 गुणा 23,460, यानी 23,460। तो सबसे पहले LCM लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS कौन सा है अपना, 510 को गुणा करना है किससे, 92 से। जब 510 को 92 से गुणा करेंगे तो ये कुछ आएगा, 0, 2, 9, 4 6, ये कुछ आएगा, 6 दूनी 12, 2 8, 9, ये आएगा। राइट हैंड साइड को जब हम गुना करेंगे तो ये आएगा, ये राइट हैंड साइड 2 गुणा 23,460। जब इनको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46,920, जो कि LHS बराबर क्या होगा, RHS। LHS बराबर क्या हो जाएगा अपना, RHS होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, जो अपना राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है अपने HCF और LCM के बराबर होता है। तो यहाँ से ये बात आपको समझ में आई होगी।
अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है इसी में, अगला जो प्रश्न है इसमें वो है 336 और 336 और 54 का। सबसे पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से देख पा रहे होगे कि 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 का चला जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 का चला जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 2, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का चला जाएगा, तो कितने आएंगे 2, 1, फिर 3 का देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार, और साथ में किसका जाएगा 7 का। तो सबसे पहले अपने 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हो गए अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर इसके बाद में हम किसके अभाज्य गुणनखंड कर लें, 54 के करेंगे। तो ये हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर 3 का देंगे तो 9 तीस 27, फिर 3 का देंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 का चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 54 के। तो ये होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। सबसे पहले हमें याद करना है क्या, HCF। तो हम यहाँ से लिखेंगे HCF, क्या देखेंगे इसमें, ये वाला और ये वाला उभयनिष्ठ है, तो एक तो 2 है, यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2, दोनों में होना चाहिए। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 आएगा। तो HCF कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6 अपना HCF होगा। अब LCM की बात करें, LCM, तो यहाँ से देख पा रहे होगे सबसे पहले उभयनिष्ठ है वो लेंगे, 2 गुणा 3 अपना क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी है इसमें भी है। अब बाकी के सब लेंगे, ऊपर से 3 कितनी बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है, 1 2 और 3, फिर कितने हैं 7, फिर कितने हैं 3 गुना 3। आप सभी को गुणा करके लिखेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तो ये हो गए, और बाकी के गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 7 63, तो 63 ये होंगे। जब इनको गुणा करेंगे किसको, 48 को 63 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, 8 थी 24, 4 2 12 और 2 14, 6 से गुणा करेंगे तो 8 हासिल की 4, 24 और 4 48, तो यहाँ से कितने आएंगे 4, 8 4 12 के 2 हासिल की 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1 3, 2324, 2324 यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। अब आपको जांच करनी है लाइव, जो अपना दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF गुणा LCM के। तो ये आपका क्या रहेगा, इसके लिए होमवर्क रहेगा। इसकी जो जांच रहेगी, इसकी A इंटू बी बराबर होगा HCF इंटू LCM। ये आपके लिए, इसके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैंने काम जो था वो कर दिया है। अब आपको जांच करनी है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें आगे। तो अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उसकी जब हमने बात की थी तो हमने बात किया था और इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब प्रश्न नंबर 4 की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 हमने पढ़ लिया है, प्रश्न नंबर 3 की बात हमने पहली क्लास में की है।
अब प्रश्न नंबर 4 की बात हम करेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको एचसीएफ दिया गया है। किन दो संख्याओं एचसीएफ दिया गया है किन दो संख्याओं का 306 और 657 का। इसका आपको एचसीएफ दिया गया है 9 दिया है और इससे आपका एलसीएम आपको पूछा गया है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है इन्हीं दो संख्याओं का 657 का। ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल। इसको हल कैसे करना है उसकी अगर बात करें, हल आप आसानी से कर सकते हैं। आपको लिखना होगा किन्हीं भी दो, हमने लिखा था वही लिख दें या तो डायरेक्ट लिख देंगे ए गुणा बी। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और किसके बराबर होता है, गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ए बी दिया गया है, बी दिया गया है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। एचसीएफ आपको 9 दिया गया है तो आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी संख्याएं लिखेंगे ए की जगह 306 गुणा इसकी जगह 657। ठीक है, भाग हमें देना है किसका, 9 का। और ज्ञात ज्ञात हो जाएगा हमें एलसीएम ज्ञात होगा। तो एलसीएम यहाँ से कितना होगा, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657। भाग देखो इधर गुणा में तो इधर आके किसका हो गया, भाग का होगा। तो हम भाग देंगे। देखो भाग देने का तरीका देखो, 9 क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा। कैसे देखेंगे, इन अंकों का योग करके देखेंगे। 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 9 से कटता है, इसका मतलब 9 का भाग देंगे इसमें। कितनी बार, 9 संता 63, कितने बच गए, 2, 9 ती 27, 73 बार चला जाएगा। अब जब हम गुना करेंगे 306 और 73 को तो कितना आएगा, देखो 6 तियां 18 और 3 तियां 9, फिर गुणा करेंगे 7 से, 6 7 42 और 7 ती 21, तो ये हो जाएगा 8 3 3 2 2। तो ये हो गया अपना 22,338। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 22,338। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको एबेसड के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 1 नंबर के प्रश्न में आपको ये पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में कहता है जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 5 कुछ इस प्रकार से है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात करें हम। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 हमसे कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के, जांच हमें करनी है कि किसी प्राकृत किसी प्राकृत सॉरी प्राकृत किसी प्राकृत संख्या के, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या
संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त समाप्त हो सकती है। हमें ये जांच करनी है क्या जीरो, ये जो 6 की पावर n है वो अपनी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। इसकी हमें जांच हमें करनी है। इसके लिए जो आप करना है वो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर देखो कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो देखो इसके लिए आप लिख सकते हैं, इसका हल लिखेंगे। अगर कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है, कोई भी संख्या कोई भी संख्या यदि शून्य पे समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड गुणनखंड में 2 व 5 होंगे। 2 और 5 होंगे। 2 और 5 क्यों होंगे? क्योंकि जब भी शून्य बनता है तो या तो 2 और 5 के गुणनफल से ही बनेगा। जब भी शून्य आपको इकाई का अंक शून्य दिखे तो इसका मतलब हुआ कि उसमें एक गुणनखंड तो 2 होगा, एक 5 होगा। जितने जीरो होंगे उतने 2 और 5 समान होंगे, और जितने 2 और 5 समान होंगे गुण यानी 2 और 5 की घातें जितनी समान होंगी उतने ही शून्य होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, वह संख्या वह संख्या 2 व 5 से 5 से विभाजित विभाजित होगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 के गुणनखंड करने हैं। तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो ये कितने होंगे, 2 गुणा 3। इसकी पावर n है तो इसकी घात कर दी हमने n। तो इस तरफ जो होंगे उसकी घात भी कितनी हो जाएगी, अब n होगी। अब देखो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या इनमें 2 और 3 में कहीं 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं है। तो इसमें कहेंगे यह संख्या, देखो अभी मैं इनको दिखाऊंगा अभी, यह संख्या n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त समाप्त नहीं होगी। अब देखो ये तो था अपने करने का तरीका, और इसकी बात करें हम तो इसको आप दिखा भी सकते हैं कैसे। अगर आप बात करें 6 की पावर n, 6 की पावर n का मतलब मैंने एक बार n बराबर 1, n बराबर मैंने क्या लिया 1, यानी 6 की पावर कितनी 1। इसका मतलब 6 कितनी बार गुणा 1, तो कितना आएगा 6। n की पावर 2 की बात करें, n की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 6 की घात 2, यानी कि 6 गुना 6, 6 6 कितने होते हैं 36। तो भी किस पे समाप्त हो रही है, 6 पर। फिर बात करें 6 की पावर 3, यानी कि n बराबर 3 लेंगे तो कितने आएंगे 6 की पावर 3, तो ये होते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6, जो कि होते हैं 200
16। ये भी किस पे समाप्त हो रही है? 6। यानी आप देख पा रहे होगे कि सभी संख्या किस पे समाप्त हो रही है? 6 पर। इसका मतलब कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो किस पे समाप्त होगी? शून्य पर समाप्त होगी। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें अब अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में दिया गया है आपको प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें, प्रश्न नंबर अब 6 की, 5 ने हमने पढ़ लिया है, प्रश्न नंबर 6 की अब बात करें। इसकी प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 6 कहता है हमसे, प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या हमें करनी है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इससे जो अगली संख्या है वो 6 से लेकर 1 तक गुणा है, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सॉरी 7 भी है इसमें। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और क्यों? हमें ये दिखाना है ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, हमें ये दिखाना है। तो आसान सा तरीका है, जो दिया गया है उन्हें हमें गुणा करना ही पड़ेगा। या कह दूं, या हमें इनको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाली संख्या लेते हैं हम, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे दोनों में 13 है, इसमें भी 13 है और इसमें भी। 13 गुना 1 करें तो वही बात होगी, दोनों में 13 है, तो 13 हमने क्या लिया? कॉमन। बच गए कितने? 7 गुना 11 में 13 बाहर आ गया तो कितना बच गया? 1। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 13 गुणा, अब इसके गुणन करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 77 और एक 78। कि 78 क्या नहीं है अपने पास? अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 78 के और क्या हो सकते हैं अपने पास? फैक्टर हो सकते हैं। 78 में किसका भाग चला जाएगा? 2 का। तो ये जो कितनी बनेगी? 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। इसके बाद में भी आप देख पा रहे होंगे कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो ये कितनी हो गई? 13 गुणा 2, किसका भाग चला जाएगा? 3 का। तो ये कितनी हो जाएगी? 1 13। देखो यहाँ से देख पा रहे होगे 13 13 2 और 3। ये जो भी संख्या अपनी बनेगी, ये जो भी अपने पास जो संख्या बनेगी वो किस किस से विभाजित होगी? 13 से, 2 से और किससे? 3 से। इसका मतलब हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा में लिखा था, एक एवं स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या। कैसे संख्या? अभाज्य संख्या। और इनके अलावा जो भी संख्या होंगी वो कैसी होंगी? भाज्य संख्या, जिसमें एक का भी भाग जाता है, स्वयं का भी भाग जाता है और इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, वो कैसी संख्याएं होती हैं? अपनी भाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से इस वाली संख्या की अगर बात करें तो यहाँ से देख पा रहे होगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 5 अगर बाहर ले लें तो क्या जो संख्या बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, 7 गुणा 5, 5 तो हमने बाहर ले लिया, तो 7 गुणा 6, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 जो अपनी संख्या बनेगी। तो जो भी ये संख्या बनेगी, संख्या के अलावा किससे विभाजित होगी? 5 से भी विभाजित होगी। तो हम कह पाएंगे कि ये जो संख्या बनेगी अपनी, वो किससे विभाजित होगी? 5 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब वो स्वयं से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी। और जो दी गई संख्या है वो 5 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब वह संख्या कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। हमें यही दिखाना था कि वह संख्या संख्या के अलावा किससे विभाजित होगी? 5 से भी विभाजित होगी। और जब इसे जोड़ेंगे तो कोई और संख्या भी निकल कर आ सकती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 की हम बात करेंगे इसमें।
ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है यहाँ से। प्रश्न नंबर 7 आपको दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई एक मैदान है जिसके चारों तरफ एक वर्ताकार क्या है अपने पास, पथ है। यहाँ से ये क्या है अपने पास, एक वर्ताकार पथ है। ये एक वर्ताकार पथ है। ये एक अपने पास वर्ताकार पथ है। ठीक है, कहा गया है इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, इस वर्ताकार पथ के चक्कर लगाने में एक तो सोनिया है। कौन है? सोनिया है अपने पास। कौन है? सोनिया। सोनिया है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को, एक अपने पास कौन है? रवि है। इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो इन्होंने कहा है कि मान लिया मैंने, ये दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। ये इस तरफ दौड़ के वहां वापस यहाँ पर आते हैं। तो ये कहा गया है कि ये दोनों दौड़ेंगे तब कितने समय बाद में, स्टार्ट दोनों ने साथ किया है, तो कितने समय बाद में दोनों साथ रहेंगे, यानी दुख कितने समय बाद में दोनों फिर से मिलेंगे। तो कहने का मतलब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाए कि कितने समय बाद में दोनों मिलेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम आपको ज्ञात करना होता है। तो हम ज्ञात करेंगे एलसीएम किसके बीच में, सोनिया और रवि के बीच में जो मिनट हैं उनमें। तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम किन किन के बीच का, 18 और 21, ये 12 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 और 18 का क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 12 का होगा 2 गुणा 2 गुणा 3। सबसे पहले जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो लिखेंगे, कितना है इनका 2 गुणा, फिर कितना है दोनों में, कितना है 3, 3 लिखेंगे। अब जो बच गए वो ऊपर से तो 3 बच गया और नीचे से कितना बच गया 2, तो सबको गुना करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 36। तो 36 मिनट बाद दोनों क्या होंगे, वापस से मिलेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको आसानी से करना है। आपको जो दिया गया है वो लिखें, फिर जो संख्या दी गई है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और फिर डायरेक्ट आपको एचसीएम याद करना है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली जो मेरा समझाया हुआ है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।